गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? कल अपन लोगों ने गर्भाधान के लिए पढ़ा था कि कंसेप्शन क्या चीज़ होती है और किस तरह से होता है और क्यों होता है और उसको पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है जो कि कंटिन्यू है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। तो उसी को कल जो अपन ने गर्भाधान, क्योंकि हेरिडिटी के लिए गर्भाधान की प्रोसेस को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गर्भाधान के टाइम में उसको हेरिडिटी मिल जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि वंशानुक्रम तो आपको इनहेरिट करना पड़ता है, मतलब गर्भाधान के टाइम ही शुरू हो जाता है। लेकिन जो आपका वंशानुक्रम के अतिरिक्त जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो आपको जन्म के बाद में खुद को अचीव करना पड़ता है, परिवार के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से और खुद के एफर्ट्स से। तो आज जो अपन गर्भाधान की प्रक्रिया को आगे और बढ़ाते हुए और ये देखते हैं कि गर्भाधान के समय इन 3 बातों का निर्धारण हो जाता है। गर्भाधान जो होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि 9 महीने का होता है लगभग, जिसे 270 दिन कह दीजिए, 7 दिन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो उस समय जिस दिन उसने कंसेप्शन किया है कि शुक्राणु ओवम से मिले हैं और दोनों का आपस में हुआ है, तो वो कंसेप्शन कहलाता है। कंसेप्शन के बाद में मैंने आपको ये समझाया था कि जायगोट बन जाता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब से आकर 5-7 दिन के अंदर वो यूटेरस में हो जाता है, निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद में बच्चा जो होता है, वो स्त्री जो होती है वो गर्भवती पूर्ण रूप से हो जाती है। अब यहाँ पर आकर अब अपन आगे की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है, इस समय 3 बातों का निर्धारण हो जाता है। मतलब इन 9 महीनों में, जबकि माता के गर्भ में शिशु पल रहा होता है, तो 3 बातों का निर्धारण हो जाता है जो कि हेरिडिटी से रिलेटेड है। पहली बात तो यह है कि आनुवंशिक गुणों का निर्धारण, जो कि मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, ये देखिए आप। पहली बात है आनुवंशिक आनुवंशिक का निर्धारण। जो भी आपके वो होते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, आनुवंशिक गुणों का निर्धारण, मतलब आनुवंशिक गुणों का निर्धारण। दूसरा होता है लिंग का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, कि लड़की होगी या लड़का होगा। तीसरा होता है बच्चों की संख्या। कई बार वैसे जनरली अपने यहाँ पर एक बच्चा होता है, लेकिन कई बार ट्विंस हो जाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि 3 भी हो जाते हैं, और कई बार अखबारों में मैंने पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है कि 3 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो बच्चों की संख्या का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ट्विंस होंगे, थ्राइज होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, ये सब तीनों जो चीज़ें होती है वो गर्भाधान के समय, गर्भ के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो सबसे पहले अपन आते हैं इस टॉपिक पर कि आनुवंशिक गुणों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। आनुवंशिक गुणों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। तो आनुवंशिक गुणों का निर्धारण क्या होता है? आनुवंशिक निर्धारण जो होता है कि गर्भाधारण के समय जो होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो आनुवंशिक मतलब हेरिडिटी जो होती है, वो पेरेंट्स से, जो उसको माता पिता से और माता पिता के द्वारा पूर्वजों से जो मिलनी होती है, वो पहले ही मिल जाती है, गर्भाधान के समय ही मिल जाती है। और उसमें क्रोमोसोम्स जो उपस्थित होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो माता के होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पिता के होते हैं। मतलब 23 ओवम में होते हैं, 23 स्पर्म में होते हैं, और जब वो आपस में मिलते हैं तो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। माता में आपके अंडाणु में अपना गुण होता है और पिता के शुक्राणु में अपना गुण होता है, दोनों मिलकर। और जब गर्भाधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कि बच्चे का यूटेरस में आ जाना, तब उसके जितने भी आनुवंशिक गुण होते हैं, चाहे गुण हो, चाहे अवगुण हो, चाहे मानसिक रूप से कमजोर हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, या जो भी आपका चेहरा है, आपकी नाक नक्श वगैरह जो है, आप में जो गुण है, जो आप में अवगुण है, वो डिपेंड करता है इन क्रोमोसोम्स में, जो कि 23 माता से आए, 23 पिता से आए हैं। दोनों मिलके 46 हो गए।
अब ये निर्भर करता है कि डोमिनेटिंग कौन से हैं। डोमिनेटिंग मतलब आप समझे कि किसके क्रोमोसोम्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं दूसरे के क्रोमोसोम्स में। जिसके क्रोमोसोम्स, जैसे माता के क्रोमोसोम्स है वो ज़्यादा हार्डली वर्क कर रहे हैं और पिता के क्रोमोसोम्स को वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो माता के या उनके पूर्वजों के गुण उस बच्चे में ज़्यादा आएंगे, या उनकी जो भी तरीका है, अनुवंश जो होता है, हेरिडिटी है, वो उसमें ज़्यादा आएगी। और अगर पिता के गुण उस समय करते हैं तो वो होते हैं कि अब पिता की तरफ की साइड की चीज़ें उसमें ज़्यादा मिलेंगी आपको देखने में। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अनुवंश या हेरिडिटी को अप्लाई करते हैं या उसको निर्धारित करते हैं, वो क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। और वो जो जीन्स अपन लोग साधारण भाषा में बोलते हैं ना, अरे तेरे में तो मम्मी के जीन्स आए, तेरे में तो पापा के जीन्स आए, वो जीन्स क्या होते हैं, वही क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वही डोमिनेट करते हैं कि ये माता के डोमिनेटिंग है या पिता की डोमिनेटिंग है। इस प्रकार से ये आनुवंशिक गुणों का निर्धारण होता है। अब दूसरी बात है लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण जो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, कि लड़की होगी या लड़का होगा। हमेशा, और आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हमेशा अगर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, बाकी मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन है, कई जगह है, कई राज्यों में भी है और अभी भी है, ये प्रथा है कि लड़की के जन्म पर वो लोग खुशी नहीं मनाते हैं और लड़के के जन्म पर वो खुशी मनाते हैं। पर ये आप मानकर चलिए, जैसे कि मैंने मान्यता है कि ये आप बात दिमाग में मत बिठाइएगा, क्योंकि आजकल पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं रह गया है, कोई किसी तरह का फर्क नहीं है। ये मैं एक जनरल बात बता रही थी अपने टॉपिक से थोड़ा हटकर, क्योंकि ये अवेयरनेस भी आप लोगों में बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस भी आप लोगों में बहुत ज़रूरी है और उसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है फादर पर। क्योंकि कल मैंने जब क्रोमोसोम्स के बारे में आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, या जिसे कहते हैं कि उसमें जो जीन्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। ये देखिए आप, ये स्त्री का मैंने बनाया है, ये पुरुष का मैंने बनाया है। एक्स एक्स स्त्री के अंदर होते हैं, मदर कह दीजिए या गर्ल कह दीजिए। एक्स वाई जो होता है, मतलब इसमें दोनों में एक्स है, और एक्स वाई जो होता है वो पुरुष में होता है। और जब दोनों अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं और उसके बाद के अंदर अगर एक्स एक्स मिलता है तब तो बेटी का जन्म होता है। मतलब एक्स तो मदर से मिलना ही है उनको, और एक्स अगर फादर से मिल गया तो बेटी का जन्म होगा, और वाई एक्स मदर का तो आएगा ही, क्योंकि तो उसमें तो दोनों ही एक्स है, और वाई अगर फादर का आ गया तो लड़के का जन्म होगा। तो इस प्रकार से जो भी प्रकृति होती है, वो जो जन्म होता है वो ना तो कोई चिकित्सक उसको चेंज कर सकता है, ना हम कोई चेंज कर सकते हैं। ये आनुवंशिक और गुणसूत्र और जीन्स के द्वारा ही तय होता है कि पिता के द्वारा कौन सा एक्स दिया गया उसको या वाई दिया गया है, ये उसके द्वारा ही निर्धारित होता है। क्योंकि महिलाओं पर आरोप लगाया जाता है कि अरे तू तो लड़की लड़की जन्म दे रही है, अरे तू तो लड़की को जन्म दे रही, लड़का जन्म नहीं दे रही, जबकि उसका पूरा श्रेय जो होता है वो कायदे से जाता है पिता को, क्योंकि पिता के पास में एक्स के अलावा वाई भी क्रोमोसोम होता है। आई बात समझ में? तो इस चीज को तुम एकदम ध्यान से सुन लेना और ध्यान रखना कि इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए कि लिंग निर्धारण में पूर्ण रूप से। और इस चीज को जो बदलाव है वो बदलाव हम कहीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि गर्भाधान की प्रक्रिया के अंदर ही हो रहा है। चिकित्सक से हम कहें कि नहीं हमको तो लड़की नहीं लड़का चाहिए, तो वो भी इस चीज को नहीं बदल सकता, हम भी नहीं बदल सकते। ये तो अपने आप ही इंटरनल उनका प्रोसेस होता है कि शुक्राणु ओवम से मिला, एक्स वाई से मिला या एक्स एक्स से मिला, तो ये सारा का सारा श्रेय जो होता है वो पुरुष पे जाता है। अब तीसरे नंबर पर अपन आते हैं कि बच्चों की संख्या का निर्धारण। ये देखिए मैंने लिखा है कि बच्चों की संख्या का निर्धारण, मतलब कि आपको बड़ा अजीब लगेगा ये सुन के
कि बच्चों की समस्या का निर्धारण ये क्या चीज़ है। मतलब मैं आपको बहुत आसान है ये चीज़, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी क्योंकि मैं किताब के थ्रू देख के, अगर आप बुक्स में देखेंगे बच्चों की निर्धारण मतलब कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है, तो आपने जनरली सुना होगा कि एक बच्चा होता है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि ट्विंस हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए, कई बार आपने सुना होगा 3 भी हो गए। मैंने 3 तक तो सुना है मैंने भी, लेकिन 4 5 6 तक तो मैंने सिर्फ अखबारों में पढ़ा है, और बाकी मुझे मैंने देखा नहीं। और अगर 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनके निर्धारण के बाद में इसके बारे में अपन जो डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे मल्टीपल बर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मल्टीपल बर्थ, मतलब एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म देना। तो मल्टीपल बर्थ के बारे में अपन कल स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप ये बात ध्यान रखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि गर्भाधान की प्रक्रिया को अपन समझ चुके हैं कि गर्भाधान की प्रक्रिया कैसे होती है, कि जो शुक्राणु होता है जिसका मैं चित्र बना के आपको बता चुकी हूँ, ओवम होता है उसका बता चुकी हूँ, फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता चुकी हूँ, फिर फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन रहता है ये बता चुकी हूँ, और उसके बाद में मैं ये भी बता चुकी हूँ कि कब वो यूटेरस में आता है, निषेचन की क्रिया होती है, जायगोट बन जाता है, जायगोट बन के वो यूटेरस में समावेश कर जाता है, और वो जब तक वहाँ पर उसकी वृद्धि होती रहती है, और वृद्धि होती रहती है, और उस समय ये जो 3 चीज़ें हैं ये वहीं पर डिसाइड हो जाती हैं। पहली बात है कि आनुवंशिक गुण जो उसमें प्रवेश करने हैं, मतलब फादर या मदर या उनके जो पूर्वज हैं उनके जितने भी गुणसूत्र हैं, या उनके जितने भी गुण हैं, अवगुण हैं, या कोई भी प्रकार की कोई भी अच्छाई बुराई, या नाक नक्श, या उसकी लंबाई चौड़ाई, फिजिकली मेंटली हेल्थी, मतलब बीमारियां, सब कुछ मिला लीजिए वो वहीं सेट हो जाता है। दूसरा होता है लिंग का निर्धारण, वहीं हो जाता है, XX XY, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और तीसरा बच्चों की संख्या का निर्धारण, मतलब मल्टीपल बर्थ। एक बच्चा तो होता है, लेकिन मल्टीपल बर्थ कैसे होता है ये मैं आगे कल आपको आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। इतना आप पढ़ के रखिए, आगे मैं असाइनमेंट रहती रहूँगी और देती रहूँगी, और उसको आप क्लियर करके भेजिए। प्लीज़ प्लीज़ व्हाट्सएप से जुड़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।